है ना। फर्स्ट जो उसका क्वेश्चन है, an object has moved through a distance, can it have zero displacement? If yes, support your answer with an example. फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है किसी डिस्टेंस पे, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो यस, द ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। वो कल बताया था तुमको मैंने कैसे हो सकता है। द ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। तो आपको आंसर के साथ एग्जांपल देना है। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी मूव करता है 10 किलोमीटर और वापस बी टू ए मूव कर लेता है, वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है 10 किलोमीटर मूव करके स्ट्रेट पाथ पर, देन द डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। उसी प्रकार से अगर सर्कुलर ट्रैक पे कोई एथलीट दौड़ता है और जिस पॉइंट से वो रिवॉल्व करना स्टार्ट करता है उसी पॉइंट पे अगर वो वापस आ जाता है तो भी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। मतलब ओरिजिनल और इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो उसका डिस्प्लेसमेंट सदैव जीरो आएगा। तो ये एग्जांपल देना है। सेकंड देखो, ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ द साइट 10 मीटर इन 40 सेकंड। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्क्वायर फील्ड है, ये ऐसा स्क्वायर फील्ड का मतलब पता है जिसकी चारों बाउंड्रीज बराबर है 10 मीटर इन 40 सेकंड, है ना। तो ये 10 मीटर की है, ये भी 10 मीटर की है, ये भी 10 मीटर की है, ये भी 10 मीटर की है और ये भी 10 मीटर की है ना। एक बार वो राउंड लगाता है तो उसको 40 सेकंड लगते हैं। इट मीन्स ये अगर ए से बी सी और डी यहां से यहां तक का एक राउंड करता है तो उसको कितने मिनट चाहिए? 40 सेकंड चाहिए, है ना। 40 सेकंड आर रिक्वायर्ड टू रिवॉल्व या मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ द साइड 10 मीटर। ये दे रखा है आपको। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकंड? तो टाइम कितना दे रखा है? 2 मिनट एंड 20 सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा? 120 तो 140 सेकंड। इसको आप सेकंड में कन्वर्ट कर ले तो कितने आ जाएंगे? 2 मिनट मीन्स 120 सेकंड एंड 20 सेकंड। तो 120 प्लस 20 इज इक्वल टू 140 सेकंड। तो 140 सेकंड उसके पास है और रिवॉल्व करने में टाइम लगता है 40 सेकंड। तो देखो, फर्स्ट राउंड करेगा, एक राउंड करेगा तो उसको कितने लगेंगे? 40। फिर नेक्स्ट राउंड करेगा तो उसको कितने लगेंगे? फिर 40। फिर थर्ड राउंड करेगा तो उसको कितने लगेंगे? 140। तो ये हो गए 120। यहाँ 40 और 40 कितने हो जाएंगे? 80। 80 और 120। तो 120 तो पूरे राउंड में मतलब वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। अब उसको चाहिए पूरे राउंड करने के लिए 40 मिनट, पर उसके पास बचे कितने? 20 सेकंड चाहिए। 20 सेकंड ही बचे। तो 20 सेकंड में वो यहाँ से ए से स्टार्ट कर कर सी तक ही आ पाएगा, आधे तक, हाफ। क्योंकि पूरे राउंड को करने के लिए कितने मिनट चाहिए? 40 सेकंड, 40 सेकंड चाहिए। उसके पास बचे कितने? 20 सेकंड। तो वो ए से बी और सी तक ही आ पाएगा। मतलब उसकी इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन सी है। ये 90 डिग्री का होगा क्योंकि स्क्वायर है ना। तो आपको ये एक्स ए सी निकालनी है। तो ए सी का स्क्वायर क्या होगा? ए सी का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा? 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 100, है ना। यहाँ ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 200, है ना। तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 200 और ए सी हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10 अंदर 10 इंटू 10 इंटू 2। तो ये आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू 10 आउट आ जाएगा और 10 अंडर रूट 2। ये डिस्टेंस है, इतना डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इसलिए आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आएगी? 10 रूट 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? सर क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन है, which of the following is true for displacement? It cannot be zero. It is not true. It can be zero.
तो फॉल्स है, इट कैन नॉट बी जीरो, फॉल्स है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ये भी रॉन्ग है, फॉल्स है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से कभी ज्यादा नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। और डिस्टेंस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस जो है वो या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी या सदैव डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो ये इंटरनल क्वेश्चन आंसर हो गए फर्स्ट। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जो मोशन आप पढ़ते हैं वो दो प्रकार का हो सकता है ना, वो यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है। तो आपको दोनों मोशन की टाइप्स आनी चाहिए। तो मोशन मे बी ऑफ टू टाइप्स, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। एक बार आएगा यूनिफॉर्म मोशन और एक बार आएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब जिसमें यूनिफॉर्मिटी हो, है ना। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम then the motion is said to be uniform motion. An object is said to be in uniform motion if it travels equal distance, distance जो traveled होगी वो क्या होगी, equal distance in equal interval of time, then the object is said to be in uniform motion. Object is said to be in uniform motion if it travels equal distance in equal interval of time, then it is called uniform motion. अगर यहां पे जो आएगा अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, an object is said to be in non-uniform motion if it travels unequal distance in equal interval of time, है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है, if an object is said to be in uniform motion if it travels equal distance in equal interval of time, and an object is said to be in non-uniform motion if it travels unequal distance in equal interval of time। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो अनइक्वल होगी, पर इक्वल का अनइक्वल होगी, पर जो टाइम इंटरवल है वो आपका इक्वल होना चाहिए। इसको आप एग्जांपल लेके भी समझ सकते हैं। जैसे कोई कार है वो मूव करती है, तो एक तरफ आप डिस्टेंस लिख दें और एक तरफ टाइम लिख दें, है ना। जैसे अगर वो 1 आवर के अंदर, 1 घंटे के अंदर 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर चलती है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन कार इन 1 आवर इज 50 किलोमीटर। 2 आवर के बाद उसके बाद जो डिस्टेंस कवर्ड होगी वो 100 किलोमीटर, 3 आवर के बाद जो होगी वो डिस्टेंस कवर्ड होगी 150 किलोमीटर, और 4 आवर के बाद जो होगी वो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 200 किलोमीटर। मीन्स ये यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हर 1 घंटे के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड की गई है वो 50 किलोमीटर है ना। तो टाइम इंटरवल इक्वल है 1 आवर, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो भी इक्वल है और वो है 50 किलोमीटर। मतलब हर 1 घंटे में उसके द्वारा जो दूरी तय की गई या जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड की गई है वो 50 किलोमीटर है। तो इस प्रकार का मोशन यूनिफॉर्म मोशन होगा। इसी को अगर आप इधर ले ले तो वो कि वही कार अगर डिस्टेंस और टाइम, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड फर्स्ट 50 किलोमीटर 1 आवर, 2 आवर के अंदर 150 किलोमीटर, ठीक है, 3 आवर के अंदर 225 किलोमीटर, और 4 आवर के अंदर उसकी 360 किलोमीटर। यहां पे फर्स्ट टाइम उसने 100 किलोमीटर कवर किया, सेकंड टाइम उसने केवल 75 किलोमीटर तय किया, और फिर नेक्स्ट टाइम 25 के बाद 35 किलोमीटर चली गई, है ना। तो ये अनइक्वल डिस्टेंस है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ईच आवर इज अनइक्वल, है ना। यहां पे सब जगह 50 आएगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर आवर इज इक्वल।
है ना, देन इट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर आवर इज अनइक्वल, देन इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये आपका यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन है और इनको आप एग्जाम्पल से समझा सकते हैं। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल में जाएंगे तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? रिवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन इज यूनिफॉर्म मोशन, वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, है ना। मोशन ऑफ निडल्स इन योर क्लॉक, क्लॉक के अंदर जो निडल का मोशन है वो भी यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब एक फिक्स इंटरवल के बाद वो रिपीट होना चाहिए बिल्कुल, वो यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो सारे मोशन जो आसपास देखते हो वो सारे के सारे नॉन यूनिफॉर्म है। आप किसी का मोशन देख सकते हो, आपका खुद का मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, अपनी बाइक का जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है ना। अपन सड़क पे चलते हैं, घर के अंदर चलते हैं, वो नॉन यूनिफॉर्म है। कार की जो डिस्टेंस अपन ट्रेवल करते हैं, देखो यूनिफॉर्म मोशन एक्चुअल वे में कार का पॉसिबल ही नहीं है, बहुत मुश्किल है ना। तो इक्वल डिस्टेंस बिल्कुल एक्यूरेट तय कर पाए तो यूनिफॉर्म मोशन जनरली उन्हीं में होता है, जैसे प्लैनेट का रिवोल्यूशन है, मून का रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ है ना, वो है। तो ये आपकी टाइप्स हो गई, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर अगला जो टॉपिक है मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, आप इस मोशन को मेजर किस प्रकार से कर पाएंगे, कैसे मेजर करेंगे, है ना। तो मेजर करने के लिए आपके पास कुछ क्वांटिटी होनी चाहिए जिसके आधार पे आप इनको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो वो आएगा स्पीड एंड वेलोसिटी, दो थिंग्स आएंगे जिनसे आप नेट चला गया ना इसलिए। ठीक है, रेट ऑफ मोशन वापस रिपीट कर देते हैं। रेट ऑफ मोशन का मतलब है कि आप मोशन को किस प्रकार से मेजर कर पाते हैं, है ना। मोशन आप समझ गए, पर यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं ये भी आप समझ गए। अब आपको मोशन को मेजर करना पड़ेगा कि आप किस प्रकार मोशन को मेजर कर सकते हैं। तो उसके लिए दो फिनोमिना है, दो क्वांटिटीज है आपकी, स्पीड एंड वेलोसिटी। दोनों से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन मेजर कर सकते हैं। तो स्पीड है डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम और वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये उनका फॉर्मूला है। वेलो अगर आप डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे तो स्पीड मीन्स इफ एन ऑब्जेक्ट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट per unit time is called speed, and distance traveled by an object per unit time in a particular direction is called velocity। यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पे डायरेक्शन है, इसीलिए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी इसमें केवल मैग्नीट्यूड आएगा, नो डायरेक्शन इज नीडेड। वहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आएंगे, इसीलिए आप वेलोसिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो दोनों में केवल एक अंतर है डायरेक्शन का, इसके अंदर आप डायरेक्शन नहीं देंगे किस तरफ वो मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, और वहां पे आप पर्टिकुलर डायरेक्शन देंगे कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन या ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। फिर दूसरा जो, ये तो स्पीड हो गई, दूसरा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब होगा टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करता है और टोटल टाइम, वो टोटल टाइम कितना लेता है, देन वी विल गेट द एवरेज स्पीड। मतलब एक कार है ना, 20 किलोमीटर ट्रेवल करती है 1 आवर में, और अगले 50 किलोमीटर ट्रेवल करती है नेक्स्ट 1 आवर में, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, 70 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना हुआ, 2 आवर, है ना। तो एवरेज स्पीड कैसे आ जाएगी, 70/2, मतलब 35 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी एवरेज स्पीड है। तो एवरेज स्पीड आप इस प्रकार से निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस आप ऊपर लिखे और टोटल टाइम नीचे लिखे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, देन
द एवरेज स्पीड विल अपियर्स। तो जो आपको मेजर होगा वो आपका एवरेज स्पीड होगा, और इधर अगर आप निकालेंगे तो आएगी एवरेज वेलोसिटी, है ना। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी जो है उसको निकालने का फॉर्मूला है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को आप किससे मेजर करते हैं? एवरेज वेलोसिटी को आप इनिशियल को अपन लिखते हैं u, फाइनल को लिखते हैं v और डिवाइडेड बाय 2। तो ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v एंड u प्लस v डिवाइडेड बाय 2, देन इट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी, है ना। तो ये आपकी एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है। जो क्वेश्चन आंसर्स है वो अपन कल करेंगे। मोशन जो मेजर होता है एवरेज स्पीड, जो इंस्ट्रूमेंट जिससे स्पीड मेजर होती है उसको अपन कहते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर ये ऐसा लगा होता है ना। वो डिस्टेंस को मेजर करता है, कितनी डिस्टेंस चली होती है ऐसा उसके अंदर आएगा। उसके अंदर लिखे होते हैं 1, 5, 4, 8 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, ये आपका ओडोमीटर है। ओडोमीटर मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन व्हीकल एंड स्पीडोमीटर, सेकंड जो आता है वो है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर जो होता है वो इस प्रकार से होता है जिसपे ये लगा होता है, यहाँ लिखे होते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो ये आपको क्या बताता है? स्पीड बताता है, व्हीकल की स्पीड कितनी है ना। तो द स्पीड ऑफ एन व्हीकल इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन व्हीकल इज मेजर्ड बाय ओडोमीटर। तो ओडोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा किसी व्हीकल के द्वारा कितनी डिस्टेंस टोटल ट्रेवल की गई हो वो बताता है, उसको अपन ओडोमीटर कहते हैं। और जब व्हीकल चलता है तो उसकी स्पीड क्या होगी उसको जो मेजर करता है उस इंस्ट्रूमेंट को अपन स्पीडोमीटर कहते हैं।